तो मेरे शेरों, कैसे आप लोग? लेक्चर नंबर 49 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने दावा किया था, बोला था, SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, मैकेनिज्म तो कई सारे हैं दुनिया में, बहुत सारे मैकेनिज्म से घिरा हुआ है पूरा केमिस्ट्री। लेकिन SN और SN2 हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट है समझने के लिए। जैसे अगर कोई आप इंस्ट्रूमेंट सीख लो, कोई लैंग्वेज सीख लो, है ना, समझो मैंने गिटार ले लिया सीखने को, तो सबसे पहले मुझे कॉर्ड्स पता होनी चाहिए यार, ऊपर से नीचे मेरे कॉर्ड्स कितने हैं, है ना, E B D G A, सारे के सारे मुझे कॉर्ड्स पहले सीखूंगा, फिर धीरे धीरे मैं एक इजी वाली कोई टोन सीखूंगा, आसान वाली। तो उसी तरह से मैकेनिज्म का जो आपको सीखना है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे आसान वाले मैकेनिज्म जो सिंगल स्टेप में या 2 स्टेप में कवर हो जाते हैं। तो मैकेनिज्म ये वाले ऐसे हैं जो 2 सीरीज ऑफ स्टेप्स या सिंगल स्टेप में ही कवर हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि रिएक्शन टेक प्लेस कैसे कर रही है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैंने बोला था, मैकेनिज्म बेसिकली एक कंसेप्ट है जो कि इमेजिनरी टर्म्स, यहां की मतलब डिजाइन किया गया है खुद हाथों से, किसी ने देखा नहीं कि ऐसा ही हो रहा है क्या, वो मॉलिक्यूल टूट के वहां बैठ रहा है क्या, सच में ऐसा हो रहा है क्या। लेकिन द प्रिडिक्टेड प्रोडक्ट्स आर द सेम एज प्रिडिक्टेड बाय द मैकेनिज्म। सो दैट इज द रीजन मैकेनिज्म हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, जैसा हमने निकाला है वैसा ही रिजल्ट आ रहा है हमारा। सो दैट्स द रीजन वी आर स्टडीइंग मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 और SN2 मैंने बता दिया था, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके मैकेनिज्म हम देखने वाले, ऐसे रिएक्शन जहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है वो भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग, ठीक है ना, यानी कि उसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाने के लिए भूखा होगा, बेसिकली इतना। ठीक है, तो हमने यहां पे देखा कि CX बॉन्ड था जो भी अल्किल हलाइड का, है ना, अल्किल हलाइड का जो भी बॉन्ड था, उसको तोड़ने के लिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल OH ले लो, है ना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसको नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर लेगा, X की जगह ले लेगा, और यहां पे ये बॉन्ड बनने के बाद X एज अ आयन बाहर निकलेगा। ठीक है, हलाइड आयंस हमको मिलेंगे, समझ में आ रहा है, हलाइड आयंस मिलेंगे हमको। यानी कि क्या, X को आप पेज नंबर निकाल सकते हो नोट्स लेने के लिए, पेज नंबर 220 पे, पेज नंबर 220 पे आपको दिख रहा होगा लास्ट लाइन, लीविंग ग्रुप कहा गया है इस हलाइड ग्रुप को, इसको लीविंग ग्रुप कहा गया है। अब लीविंग क्यों, क्योंकि लीव हो रहा है इसलिए नहीं, एक बात और है जिसको याद रखना है। एक बात ऐसी है, जब C और X का हेट्रोलिसिस होता है, हेट्रोलिसिस यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग बेसिकली यहां पे, ठीक है, जब C और X का हेट्रोलिसिस होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, उस वक्त ऐसा होता है कि जब X यहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है, X का बॉन्ड ब्रेक होता है और OH इससे जुड़ने वाला होता है, उस वक्त X क्या करता है, जो भी इसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि बॉन्ड बनने में भी इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, है ना, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है, 2 एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड बन गया, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो X क्या करेगा, बोरिया बिस्तर बांध के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी साथ में लेकर के जाएगा बाहर। ठीक है, तो क्या कर रहा है, C को वैसे छोड़ करके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हलाइड ग्रुप अपने साथ लेकर के जा रहा है, बोरिया बिस्तर बांध के, इसीलिए इसको हलाइड आयंस कहा गया है, और इसलिए इसको लीविंग ग्रुप कहा गया है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसलिए उसको लीविंग ग्रुप कहा गया है। ठीक है शेरो, समझ में आ रहा है? देखो बहुत आसान है, SN1 SN2 मैकेनिज्म फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स में, NET में, JEE में, चाहे कोई भी आप एरिया देख लो, कवर कर लो, SN1 SN2 मैकेनिज्म आपको बहुत कई दफा पूछा जाएगा, इसीलिए अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है हमको। इसके सेलिएंट फीचर्स जो दिए गए हैं उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैकेनिज्म मतलब क्या, अगर मैं हिंदी भाषा में बताऊं, मेंटोस जिंदगी में आम भाषा में, तो मैकेनिज्म मतलब क्या कि भाई हो क्या रहा है, यानी कि रिएक्शन अगर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अरे कहना क्या चाहते हो, आया कहां से वो रिएक्शन, एक्चुअली उसके अंदर हो क्या रहा है, उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि मैकेनिज्म। ठीक है, सो किसी भी मैकेनिज्म के दौर से गुजर के ही कोई रिएक्शन आता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म को देखेंगे किसके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को यहां पे स्टडी करेंगे, और ऐसे सब्स्टिट्यूशन जहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक कर रहा है। ठीक है, बस हमको, हमारा ये एम है, ठीक है, उसको स्टडी करना है हमको। अब यहां पे मैंने बोला लीविंग ग्रुप X को कहा गया है क्योंकि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो साथ में लेकर के निकल जाएगा बाहर, और OH के साथ ये कार्बन वाला जो है ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है,
तो बेसिकली इतना बताना था उस पैराग्राफ से, लिविंग ग्रुप में वही है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो अगला देखेंगे यहाँ पे और कुछ है, इन्होंने SN1 और SN2 डायरेक्ट चालू कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी चालू कर देंगे SN1 SN2। मैं चाहूंगा सबसे पहले SN1 और SN2 रीड करने से पहले आप लेक्चर देखो, लेक्चर के बाद और एक दफा इसको रीड कर लेना फटाफट से, ठीक है। इसको रीड करोगे सारे पैराग्राफ्स को तो आपको समझने में थोड़ी सी और आसानी होगी, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको देख करके बस बंद मत कर देना चीजों को, नोट्स निकाल लो, एक बार रीड कर लो अच्छे से, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो देखो मेरे शेयरों के लिए अब तक तो कुछ मुश्किल रहा नहीं है, ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और लेकिन बात ये है, मैं अगर इस पे जोर दे रहा हूं, कोई टॉपिक्स में वापस रिपीट कर रहा हूं, इरिटेट मत होना, क्योंकि उतना जरूरी है, इसलिए मैं चीजों को बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले SN2 मैकेनिज्म सीखेंगे हम, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। अब SN1 SN2 मैकेनिज्म यानी कि SN1 SN2 SN3 SN4 ऐसा नहीं होता है। SN2 मैकेनिज्म इसको क्यों बोला गया है मैं वहां पे बताता हूं, जो लोग रीड कर लिए होंगे उनको पता होगा क्यों बोल रहे हैं। SN यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके लिए, और टू यानी कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है, बायोमोलिकुलर। अब बायोमोलिकुलर क्यों? क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ द रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट्स के, वो दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होती है। वापस बोल रहा हूं, SN2 मैकेनिज्म में जो भी रिएक्शन होगी, जो भी रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, वो डिपेंड करेगा दोनों रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे। समझ में आ रहा है? दोनों रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे। जैसे मैंने यहां पे देख लिया SN2 मैकेनिज्म में, इन्होंने एग्जांपल लिया है मिथाइल ब्रोमाइड है और उससे मिथेनॉल बनाना है, ठीक है। बेसिकली क्या है हमारे पास, मिथाइल ब्रोमाइड है, उससे मुझे बनाना है मिथेनॉल। तो यहां पे मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, आई बात समझ में, हाइड्रोक्साइड आयन होगा, और बाद में हैलाइड आयन मेरा ब्रोमाइड निकल जाएगा, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है। हमने एग्जांपल ले लिया, इसको हमको स्टडी करना है। अब यहां पे जो मैं बोल रहा हूं, रेट ऑफ द रिएक्शन अगर मैं देखूंगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन ये इफेक्ट करेगा, है ना, ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होगा इसका रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि CH3Br के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड होगा और OH के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड होगा। इसीलिए इसको बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहा गया है। क्या कहा गया इसको? बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बिसाइड्स SN1 रिएक्शन है यूनिमोलिकुलर, क्योंकि वो डिपेंडेंट है सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट पे, वहां पे उसमें दो रिएक्टेंट्स अवेलेबल है, प्रेजेंट है, लेकिन वो सिंगल रिएक्टेंट पे डिपेंड है। फर्क नहीं पड़ता दूसरा रिएक्टेंट कितना हो कॉन्सेंट्रेशन में, कितना नहीं हो कॉन्सेंट्रेशन से, उसको फर्क नहीं पड़ता। सो बायोमोलिकुलर रिएक्शन इसको क्यों बोला गया है SN2 मैकेनिज्म? क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन इसका डिपेंडेंट है दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स पे, यानी कि सबस्ट्रेट भी यहां पे शब्द इस्तेमाल किया गया है, अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो। सो दिस इज द कॉज, एंड अगेन वी विल स्टडी हाउ SN2 mechanism takes place by reading each and every salient features. So throughout the lecture जितना भी मैं salient features को पढ़ूंगा, रीड करूंगा, एक एक समझाऊंगा, आपको बने रहना है मेरे साथ में, ठीक है। और लेकिन अगर आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, या अगर आप पढ़ चुके हैं उसको, ठीक है, तो फिर एक बार रिवीजन के तौर पे देख लो, या अगर आप, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो JEE NEET की, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। हालांकि इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल में भी पूछते हैं SN1 SN2, लेकिन इसको अगर समझ लोगे तो बेस क्लियर हो जाएगा, आपको कंसेप्ट और आगे सीखने में अच्छा लगेगा। तो यहां पे दिया है रेट इज इक्वल टू K, कांस्टेंट आगे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इज इक्वल टू डाल के K लिख देंगे, तो वो नीचे वाली टर्म आ जाएगी, रेट इज इक्वल टू K CH3Br OH। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द केमिकल स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ इट्स मैकेनिज्म। अब देखो मैकेनिज्म यानी कि बेसिकली क्या कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो मैंने बताया। अब देखो यहां पे क्या है, मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का, या रेट ऑफ द रिएक्शन किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म का उस तरह से इंफ्लुएंस होता है जिसमें ऐसा एक स्टेप जो सबसे स्लो है, उसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन को सबसे ज्यादा असर होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा असर उसको होता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देख लूं, ठीक है, समझ लो आपका एक म्यूजिक बैंड है, आपका एक ऑर्केस्ट्रा है, ठीक है, आपका एक बैंड है, आप रॉक स्टार हो, आप उसमें गिटारिस्ट हो, कोई पियानो है, कोई एक बंदा दूसरा है, कोई तीसरा है, ठीक है, ऐसे ड्रमिस्ट सब लोग हैं, तुम्हारा अच्छा सा क्रू है बढ़िया सा। लेकिन अगर तुम्हारा वोकलिस्ट, तुम्हारा सिंगर ही खराब है, तो चाहे जितना भी बढ़िया तुम इलेक्ट्रिक गिटार पेल लो यार, बकैती होगी, है ना, स्वाद आएगा क्या मुझे बताओ?
स्वाद नहीं आएगा। क्योंकि क्या, देखो सारे के सारे क्रू तुम्हारे अच्छे चाहिए, ऐसा यूनिटी वाला एग्जांपल कोई भी ले लो ना आप, है ना, किसी टीम का ले लो। देखो फिलहाल में धोनी रिटायर हो गया, थोड़ा सा दुख सबको हुआ क्योंकि वो था तो बांध के रखा था चीजों को, लेकिन ऐसा नहीं है वो अकेला कुछ कर पाता था। ही यूज्ड टू बिल्ड अ टीम, ओके, ही यूज्ड टू टेक इट अलोंग विद देम। तो सारे के सारे एग्जांपल्स आप इससे जोड़ सकते हो, ठीक है। अब मैं सारे के सारे इजी एग्जांपल्स नहीं दूंगा, यूनिटी वाले कोई भी एग्जांपल्स ले लो। तो अगर एक भी कोई बंदा उसमें गंद मचाता है तो उसकी वजह से सबको भोगना पड़ता है। तो वहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट एट विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, फास्ट, स्लो, मीडियम, इंटरमीडिएट, वो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा कि सबसे स्लो रिएक्शन कौन सी हो रही है सारे मैकेनिज्म में। क्योंकि देखो एक रिएक्शन नहीं होगा, जैसे मैंने हेसिस लॉ सिखाया था थर्मोडायनेमिक्स में, हेसिस लॉ सिखाया था थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पे एक रिएक्शन है। अब वो रिएक्शन जैसी है वैसी दिख रही है, लेकिन वो आई है कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स से, 3-4 सीरीज ऑफ स्टेप्स हुए होंगे, फिर सबका समेशन वो रिएक्शन है। तो अगर उन सीरीज ऑफ स्टेप्स में से कोई भी एक रिएक्शन अगर सबसे स्लो होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी से इंफ्लुएंस होगा सबसे ज्यादा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो ज्यादा हार्ड नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन इंफ्लुएंस किससे होती है, जो भी मैकेनिज्म में जो भी रिएक्शन सबसे ज्यादा स्लो है, द स्लोएस्ट रिएक्शन इन्फ्लुएंस द रेट, ओके। सो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे तो रेट ऑफ द रिएक्शन दोनों कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है। तो ये रिएक्शन सीरीज ऑफ स्टेप्स में हम बोल सकते हैं कि कहीं कहीं से आई है, नहीं, ये तो सिंगल स्टेप में दिख रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को। ये कॉन्सेंट्रेशन भी, मिथाइल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन भी अफेक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी अफेक्ट करेगा, है ना, दोनों के दोनों अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को। तो फिर सिंगल स्टेप में ही दिख रहा है मुझे रिएक्शन, दूसरा कुछ है नहीं। सबसे पहले हम SN2 मैकेनिज्म सीख रहे हैं। अब ये मत बोलना पहला वाला पहला क्यों नहीं, दूसरा वाला दूसरा क्यों नहीं। अरे देखो बच्चों, पहले बायोमोलिकुलर का हम सीख रहे हैं जिसमें एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, मैकेनिज्म नहीं है। SN1 बाद में क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 सीरीज ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होगी, मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। समझ रहे हो, देयर इज नो अदर रीजन। तो मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंडेंट है बहुत अच्छी तरीके से, तो इसीलिए सिंगल सीरीज ऑफ स्टेप्स में होगा मैकेनिज्म। अब मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यानी कि देखो, चलो इसमें पैराग्राफ में तो जो भी टॉपिक्स थे कवर हो गए, मैंने बता दिए। अब यहां पे मैकेनिज्म हमको देखना है कि कैसे हो रहा है। मिथाइल ब्रोमाइड है, मैं इसको इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लिख लूं आपको, CH, ये अलोंग द प्लेन, सामने ये जो हार्ड वाले बॉन्ड्स हैं, ठीक है, कलर वाले डैश वाले, तो आपको इनके सारे सिंबल्स आपको पता होने चाहिए जो सिखाया मैंने, है ना, कौन सा अबाउ द प्लेन है, कौन सा इन द प्लेन है, ठीक है। और ये सामने आ जाएगा ब्रोमाइड, Br। अब हो क्या रहा है, OH माइनस आयन यहां से अटैक कर रहा है। अब सारे रीजंस आपको पता चलेंगे। OH माइनस आयन यहां से अटैक कर रहा है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर रहा है और Br वहां से निकल रहा है। तो रिएक्शन में होगा क्या, एक ऐसा पॉइंट आएगा इंटरमीडिएट वाला जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट, है ना। यानी कि क्या, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी देखिए सबने, फिर हेरा फेरी देखिए, लास्ट में जो सर्कस वाला सीन था उसमें क्या, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, यही बात है। तो ट्रांजिशन स्टेट में भी वही, बॉन्ड आधा टूटेगा या आधा जुड़ेगा। तो अरे साफ ऐसे हो गया मेरा रिएक्शन, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बीच में लाइट चली जाती है ना तो बहुत दिक्कत आती है यार, मतलब ठीक है। चलो फिर से हम कहाँ पे थे, वहां पे, ठीक है। तो ट्रांजिशन लग गया हो गया बीच में थोड़ा सा। तो ट्रांजिशन स्टेट की मैं बात कर रहा था, जहां पे मेरा मिथाइल ब्रोमाइड से बन रहा था मेरा कुछ मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल में बोलूंगा, और ब्रोमाइड आयन मेरा बाहर जा रहा था। SN1 मैकेनिज्म की बात कर रहा था मैं, मेरा सिंगल स्टीर, सॉरी SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहा था मैं, जहां पे मेरा सीरीज ऑफ स्टेप, यानी कि एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। और यहां पे बात करेंगे, देखो ट्रांजिशन स्टेट में यहां पे अटैक मेरा न्यूक्लियोफाइल का होगा पीछे से, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट हमने पढ़ लिया है, क्योंकि स्टीरियो रिपल्सिव वाली बात है, ठीक है। क्योंकि अगर आगे यार ब्रोमाइड से अगर सामने से अटैक हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल दोनों का रिपल्शन हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, दूसरा कुछ बन जाएगा, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए फेवरेबल कंडीशन यही है कि जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करे तो अच्छा रहेगा। ट्रांजिशन स्टेट की मैं बात कर रहा था, हेरा फेरी पिक्चर में यार आपने देखा होगा, एक हाथ से देने का एक हाथ से लेने का, है ना, माल एक हाथ से जाएगा दूसरे साइड से पैसे आएंगे, तो वैसी वाली बात हो गई फिर वहां पे कि
देखो ट्रांजिशन स्टेट में मैं पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पे अगर मैंने रीड कर लिया होगा तो देखो पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन में सबसे पहले मैं बता दूंगा, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन में ये 3 आ जाएंगे, इनके बीच में 120 डिग्रीज का एंगल होगा, ठीक है, तीनों में 120 डिग्रीज का एंगल होगा, और जो भी बाकी ये परपेंडिकुलरली ऐसे ऐसे अटैच हो जाएंगे ट्रांजिशन स्टेट में, जिसमें होगा एक साइड पे ब्रोमाइड और एक साइड से ये हाइड्रोक्साइड वाला न्यूक्लियोफाइल, और ये पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट में होगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कम समय के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पेंटा कोऑर्डिनेट वैलेंसी में। उसके बाद ये तुरंत के तुरंत ब्रोमाइड टूट के ये जुड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और हमको एंड में कुछ मिलेगा इस तरह से OH, ये मिलेगा कार्बन, ये 3H ऐसे जुड़े होंगे इससे, और ब्रोमाइड अपना बोरिया बिस्तर बांध के नेगेटिव चार्जेस के बॉन्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना चला जाएगा, ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के वो चला जाएगा, लिविंग ग्रुप बन जाएगा वो, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। आपको बोल्ड में कुछ सिलियंट फीचर्स में दिख रहा होगा वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन यानी कि क्या, कोई भी सबस्ट्रेट हो, ठीक है, अगर उसमें ऐसा हो रहा है, ठीक है, किसी भी सबस्ट्रेट में ऐसा हो रहा है कि कोई सबस्ट्रेट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का पूरा इन्वर्स हो गया हो, यानी कि यहां पे लिखा गया है टेक्स्ट बुक में, अगर आप पढ़ सकते हो, दिस इज लाइक फ्लिपिंग ऑफ एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला दिख रहा है, छतरी खोली, उल्टा हो गई छतरी अगर, ठीक है, बारिश की वजह से उल्टी हो गई छतरी अगर, तो ये उल्टी छतरी की तरह इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि सबस्ट्रेट का एक स्ट्रक्चर है, उसका इन्वर्जन यहां पे हमको दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या है, देखो ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कार्बन्स में मैंने अगर SN2 मैकेनिज्म कैरी आउट किया, जो भी कायरल कार्बन है मैंने SN2 मैकेनिज्म कैरी आउट किया, वहां पे मुझे वॉल्डन इन्वर्जन नजर आया है, मुझे वॉल्डन इन्वर्जन वहां पे नजर आया। यानी कि क्या, ये जो भी थ्योरी, ये जो भी मैकेनिज्म मैंने सजेस्ट की है, जो भी मैकेनिज्म मैंने रिएक्शन में बताई है कि इस मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐसे पीछे से अटैक कर रहा है, फिर ये ऐसा बन रहा है, तो मेरे सारी की सारी थ्योरी, सारा का सारा डिजाइन मेरा सही है, क्योंकि अप्रूव हो रहा है एक्सपेरिमेंटली ऑप्टिकल एक्टिव चीजों में, जहां पे कायरल कार्बन है वहां पे मुझे वॉल्डन इन्वर्जन नजर आ रहा है। यानी कि क्या, वॉल्डन इन्वर्जन हो रहा है, यानी कि मेरी जो भी थ्योरी है वो सच है ना भाइयों, समझ रहे हो मेरे शेरों, जो भी थ्योरी मेरी सच है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म जिस तरह से हो रहा है कि पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आगे से स्टीरियो रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अफेक्ट करेंगे चीजों को, तो ये सारी थ्योरी कहीं ना कहीं पे सच है, ट्रू है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, पूर्णपने प्योर है। तो SN2 मैकेनिज्म यहां पे हम देख करके लगाते हैं पूर्ण विराम। SN2 मैकेनिज्म का रिवीजन अगले लेक्चर में वापस लूंगा, जहां पे SN1 मैकेनिज्म को यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर 2 स्टेप रिएक्शन है, जहां पे पूरा का पूरा रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है किसी एक सबस्ट्रेट पे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में उसको देखेंगे, लेक्चर नंबर हाफ सेंचुरी यानी कि 50 में, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरे दोस्तों SN1 SN2 आप अच्छे से रीड करते रहो, SN1 को मैं देखूंगा, SN2 का रिवीजन भी वापस लूंगा, ठीक है। लाइट चली गई थी बीच में, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसीलिए बोर्ड थोड़ा साफ दिख रहा था बाद में, ठीक है। तो चलो अच्छे से पढ़ो फिर SN2 और SN1। पसंद आया होगा लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके रीडिंग रखो, डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। और एक बात, टेलीग्राम चैनल पे बहुत लोग जुड़ चुके हैं, तो वहां पे डाउट्स पूछने अगर आप ज्वाइन हो जाओ तो वहां पे आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा डाउट्स पूछने के लिए, तो फोटोज या आप लिख करके सारे डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 50 में। तब तक के लिए मेरे शेरों को अलविदा।